गांव की दो बहुओं की खुली रसोई। मध्य प्रदेश में नीमचपुर नाम का एक गांव था जहां एक बड़ा परिवार रहता था। उस घर में दो भाई, उनकी पत्नियां, माता पिता और बच्चे रहते थे। घर की मुखिया थी गंगा देवी, जो सख्त स्वभाव की थी। उनके दो बेटे थे, गोपाल और मोहन। बड़े भाई गोपाल की पत्नी थी सुशीला और मोहन की पत्नी थी पूजा। उस घर में सास का एक अलग ही रुतबा था। सुबह के 5 बजे गंगा देवी की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठती थी। अरे बहुओं, कब तक सोती रहोगी? सूरज निकल आया है। अम्मा जी का अलार्म तो मुर्गे से भी तेज है। चलो भाई उठ जाते हैं। वैसे भी बहुओं की सुबह तो होती ही रसोई से है। तभी बगल के कमरे में सो रही मीना कहती है, सच कहा जेठानी जी, मुर्गा तो एक बार बोलता है लेकिन अम्मा जी 10 बार बांग देती है। फिर दोनों बहुएं फ्रेश होकर अपने गांव की रसोई में पहुंच गईं। उनकी रसोई बहुत छोटी थी, इसलिए दोनों बहुओं को एक साथ काम करने में बड़ी परेशानी होती थी। छोटी रसोई होने के कारण चूल्हे से धुआं निकलकर पूरे कमरे में फैल जाता था। अरे बाप रे, ये धुआं तो आंखों में मिर्ची डाल देता है। कभी कभी तो लगता है हम खाना नहीं बना रहे, धुआं खा रहे हैं। सही कहा पूजा, अगर रसोई थोड़ी खुली जगह में होती तो कितना अच्छा होता। तो क्यों ना अम्मा जी से कहकर रसोई थोड़ी बड़ी बनवा ले। बोल तो तू ऐसे रही है जैसे हम बोलेंगे और वो सुन लेंगी। तू जानती नहीं है क्या अम्मा जी को? अम्मा जी कभी नहीं मानेंगी। हाँ अच्छे से पता है, लेकिन इस छोटी सी रसोई में तो सारा दिन हमें ही काटना होता है, ना कि अम्मा जी और उनके बेटों को। और 2 मेहमान घर में आ जाएं तो फिर तो समझो इस गुफा में खाना बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ लेकिन ये दुखड़ा रोने से कोई फायदा नहीं, कोई नहीं सुनने वाला हमारी। फिर दोनों बहुएं काम पर लग जाती हैं और जैसे तैसे उस छोटी सी रसोई में खाना बनाने लगती है। लेकिन छोटी बहू पूजा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके मायके में बड़ी खुली रसोई थी, इसलिए उसे इस छोटी सी रसोई में घुटन सी होती थी। सबको खाना खिलाने के बाद दोनों बहुएं आंगन में एक कोने में लगे नल के नीचे बैठकर कपड़े धोने लगी। अब देखो ना दीदी, यूं खुले में कपड़े धोने में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही अगर अपनी रसोई भी खुले में होती तो खाना बनाने में भी अच्छा लगता। लेकिन सच कहूँ तो मैं जब उस छोटी सी रसोई में घुसती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम तिहाड़ जेल के कैदी हैं और हम अपनी जेल में घुस रहे हैं। तुझे आए हुए तो 6 महीने हुए हैं, मैं तो पिछले 4 साल से उस रसोई में खाना बना रही हूँ। सोच मेरा क्या हाल होता होगा। कई बार अम्मा जी से कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तभी अपने बड़े से आंगन को देखकर पूजा सोच में पड़ गई। अब किस सोच में पड़ गई मैडम? दीदी, अगर हम आंगन में खुली रसोई बना ले तो? क्या मतलब? मतलब खुले आंगन में चूल्हा, साफ जगह, हवा भी आएगी और धुआं भी नहीं होगा। हाँ, फिर कूड़े की तरह अम्मा जी हमें घर से बाहर भी निकाल देंगी। उसका क्या? दीदी, अगर हम ऐसे डरती रहे ना तो हमें उम्र भर इस छोटी सी रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं अम्मा जी से इस बारे में बात करके रहूंगी। उस शाम जब पूजा ने खाना खाया तो उसके बाद पूजा ने हिम्मत करके गंगा देवी से कहा, अम्मा जी एक बात कहूँ? कहो छोटी बहू, क्या बात है? वो मैं कह रही थी कि सब्जी कैसी बनी है? अच्छी बनी है। धत तेरी की, हो गई ना सिट्टी पिट्टी गुम। कहा था मैंने इसके बस की भी नहीं है। नहीं दीदी, मैं बात करती हूँ ना, डरता कौन है? पूजा ने फिर हिम्मत की और इस बारे में अपनी अम्मा जी से बात की। वो अम्मा जी, मैं कह रही थी कि घर की रसोई बड़ी छोटी है, काम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अगर रसोई आंगन में बना दी जाए तो काम आसान हो जाएगा। ये सुनकर गंगा देवी की आंखें बड़ी हो गई। क्या कहा तुमने? हमारे जमाने में भी रसोई थी, तब किसी ने शिकायत नहीं की। लेकिन हमें होती है अम्मा जी। गंगा देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सोचेंगे इस बारे में। पूजा जानती थी कि उसकी सास इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए उसने अलग अलग खेल खेलना शुरू कर दिए। जैसे कभी बनी हुई दाल का पतीला गिरा दिया। अरे बहू, ये क्या किया तुमने? सारी दाल गिरा दी। अब मैं क्या करूं अम्मा जी, मैंने तो पहले ही बोला था कि इस छोटी सी रसोई में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही कभी वो दूध का पतीला तो कभी कुछ न कुछ गिरा देती, जिससे हार थककर उनकी सास ने उन्हें आंगन में खुली रसोई बनाने की इजाजत दे दी। अब उनके आंगन में खुली रसोई बन गई, जिससे सुबह से ही आंगन में चहल पहल शुरू हो जाती। वो खुले में चूल्हे पर खाना बनाने लगी, जिसमें अब उन्हें काफी मजा आने लगा। वाह वाह, क्या मजेदार हवा चल रही है। अब तो कई 100 लोगों का खाना बनाने के लिए भी कहे ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सच में पूजा, और यहाँ तो आंखों में धुआं भी नहीं लग रहा। वो जल्दी से सबके लिए खाना बनाकर अंदर ले जाती हैं। लेकिन अब उनकी खुली रसोई के चर्चे भी होने लगे। आसपास जो भी गांव की औरतें खेत में काम करने आती, कभी उनसे पानी, कभी चाय बनाने को बोल देती, और इस बहाने अब गांव की बहुएं, लड़कियां और कभी कभी बूढ़ी दादियां भी वहां आकर बैठ जाती। दीदी, आज तो रसोई में मेरे जैसा माहौल है, कितना मजा आ रहा है ना? हाँ भाई, अब तो लगता है हमारे घर की रसोई बस हमारी नहीं रही, बल्कि सब गांव वालों की बन गई है। ये लीजिए काकी, चाय पीजिए। अरे लाला बहू,
लेकिन मौसम देख रही है कितना सुहाना हो गया है। मैं तो कहती हूँ साथ में पकौड़े भी तल ले। क्या मैं? हाँ तू नहीं तो क्या तेरी सास को बोलूं? जा आप जल्दी से तल ले। सुशीला और पूजा एक दूसरे का मुंह देखने लगी और फिर पकौड़े तलने लग गई। ऐसे ही कोई न कोई फरमाइश उनके पास आती रहती। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक रोज उस गांव से होकर एक बारात गुजर रही थी और खाना बनाते बनाते सुशीला और पूजा का ध्यान भी उस ओर चला गया। अरे वाह बारात, चलो ना दीदी देखते हैं। अरे लेकिन चूल्हे पर सब्जी चढ़ाई है और अम्मा जी खाने का इंतजार कर रही होंगी। अरे कुछ नहीं होगा, बस अभी आ जाएंगे। दोनों की दोनों बारात देखने में इतनी मगन हो जाती है कि सब्जी की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। और जब वापस चूल्हे की ओर आती है तब तक सारी सब्जी जल चुकी थी। हे राम, सब्जी तो जल गई, अब अम्मा जी क्या खाएंगी? अम्मा जी का तो पता नहीं दीदी, लेकिन हम जरूर उनकी गालियां खाएंगी। अब जल्दी से दूसरी सब्जी बना लेते, नहीं तो हमारी खैर नहीं। तभी वहाँ पर रामकली चाची अपनी खास रेसिपी लेकर आई थी। अरे बहुओं घबराओ मत, आज मैं तुम्हें मक्के की मसालेदार रोटी बनाना सिखाऊंगी, जिसे खाकर ही तुम्हारी सास खुश हो जाएगी और इसे बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। ये ले, मैं मक्के का आटा लेकर आई हूँ। खेती करते वक्त कई बार तुमने मुझे चाय पानी पिलाए, तो उसके बदले मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। ले पूजा, अब जल्दी से इसे गूंथ ले। चाची के कहने पर पूजा आटा गूंथने लगी। अब इसमें हरी मिर्च, धनिया, थोड़ा सा लहसुन, नमक, हींग, अजवाइन ये सब मसाले डाल ले। कुछ देर में जब उनकी सास ने आवाज दी तो उन्होंने गर्मा गर्म मक्के की मसालेदार रोटी लस्सी के साथ उन्हें परोसी, जिसे खाकर वो खुश हो गई। वाह, मेरी बहुएं तो खुली रसोई में आकर बड़े ही अच्छे अच्छे पकवान बनाना सीख गई हैं। सास भी अपनी बहुओं से अब खुश थी, लेकिन गांव में कोई एक था जो खुश नहीं था। वो थी उनके पास ही रहने वाली लक्ष्मी काकी, जिन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। देखो तो जरा गंगा देवी की बहुएं क्या तमाशा लगा रही हैं। गांव वाले बड़ी इनकी तारीफ करते रहते हैं ना, आज मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। फिर दिन के समय जैसे ही दोनों बहुएं खाना बनाकर अंदर किसी काम से जाती हैं, तो लक्ष्मी पीछे से आकर उनकी दाल में नमक डाल देती है और झट से वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद, अरे इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने तो सही डाला था। लेकिन अब तो ये दाल नहीं बल्कि नमक का सूप बन गया है। गंगा देवी दूर से ये सब देख रही थी। क्या हुआ बहुओं? अम्मा जी, दाल में नमक ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा और पानी डाल दो और दाल बढ़ा दो। जिंदगी भी ऐसी ही होती है, अगर नमक ज्यादा हो जाए तो थोड़ा धैर्य मिला दो। तुझे क्या लगता था तेरी इस हरकत के कारण मैं अपनी बहुओं को डांटूंगी? मैंने तो तुझे दाल में नमक डालते हुए देख लिया था, लेकिन मुझे अपनी बहुओं पर गर्व है। वो अपनी खुली रसोई से जरूरतमंदों की मदद तो करती हैं, और जहाँ गांव की औरतें अपने अपने घरों में चुप रहती थीं, अब सब साथ बैठकर हंसती तो हैं। लक्ष्मी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांगी। धीरे धीरे इस खुली रसोई का असर पूरे गांव पर होने लगा। ज्यादातर औरतों ने अब खुले में अपनी रसोई बना ली, जिससे अब सब औरतें एक दूसरे से सीखने लगी। अब उनकी खुली रसोई में हर दिन कुछ न कुछ नया पकता। बहू, और कुछ लाऊं क्या? नहीं माँ जी, मुझसे और खाया नहीं जा रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही खाती हूँ। हाँ माँ, मेरा भी पेट भर गया है। क्या बहू, 2 पराठे खाकर पेट भरता है क्या? और एक तो ले लो। नहीं नहीं माँ जी, और नहीं, अब पेट फट जाएगा। आप क्या सोच रहे हो कि विमला की दोनों बहुएं बहुत शर्मीली हैं? वो तो इसलिए क्योंकि आज ससुराल में इन दोनों का पहला दिन है। पहले ही दिन में कोई असली रंग दिखाता है क्या? ये दोनों बहनें तो 1 नंबर की भुक्कड़ हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन मायके में सीमा और सुमन बहुत ज्यादा खाया करती थी। शादी से 1 महीने पहले उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटी तुम दोनों थोड़ा कम खाया करो, अब तुम दोनों बहू बनने जा रही हो। माँ, खाना कैसे कम करेंगे? जितने में पेट भरेगा उतना ही न खाएंगे। हाँ वो बात तो है, लेकिन हमें शादी के लिए डाइट करना होगा, नहीं तो शादी में अच्छे फोटो नहीं आएंगे। हाँ ये बात तो तूने सही कही। कल से डाइट शुरू करते हैं, फिर शादी के बाद ससुराल जाकर वसूल कर लेंगे। दोनों ने 1 महीने डाइट किया और दोनों पतली हो गई। शादी भी हो गई और अच्छे फोटो भी आ गए। विदाई के वक्त उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटी मायके का मान सम्मान रखना, ससुराल जाते ही ठूसने मत लगना, समझी? हाँ माँ, समझ गई। इसीलिए सीमा और सुमन 2 से ज्यादा पराठे नहीं खा रही थी, लेकिन उनके पेट में 20 पराठे तो आराम से घुस जाते थे। बिमला बड़े प्यार से उन्हें 2-2 पराठे खिलाकर खुश हो गई। उसने सोचा, वाह कितनी शर्मीली संस्कारी बहुएं मिली हैं मुझे, मेरा तो दिल खुश हो गया।
लेकिन उधर देर रात को दोनों बहनों के पेट में चूहे दौड़ने लगे। सीमा का पति अर्जुन तो खर्राटे ले रहा था। सुमन का पति भी खा पी कर मस्त हो गया था। तभी सीमा और सुमन दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आईं। सुमन, तुझे भी भूख लगी है ना? हाँ बहुत। तुझे? पूछ मत, चल रसोई चलते हैं। दोनों रसोई चली गईं। रसोई में बना बनाया कुछ भी नहीं था। अरे यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी खाना बनाने का भी दिल नहीं कर रहा है। चल ना सीमा, बिस्किट खाते हैं। 2 पैकेट बिस्किट दोनों ने 5 मिनट में खत्म कर दिया, लेकिन दोनों की भूख बढ़ गई। कि शादी करके क्या मुसीबत में पड़ गए यार। शर्म और लिहाज के चक्कर में भूखा ही रहना पड़ेगा क्या? नहीं, हम भूखे नहीं रहेंगे। चल मैगी बनाते हैं। मैगी बनाकर खाने के बाद भी दोनों का पेट शांत नहीं हुआ। पेट से गुड़गुड़ आवाज आने लगी। तब दोनों ने सब्जियां उबालकर खा ली और फिर दोनों सो गईं। अगले दिन सुबह सुबह बिमला रसोई में आ गई। बिमला को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो अपनी बहुओं से खाना नहीं बनवाती थी, खुद ही बनाती थी। बाकी बहुओं के लिए ये बहुत खुशी की बात हो सकती है, लेकिन सीमा और सुमन के लिए ये एक परेशानी थी। खाना बनाते हुए वो दोनों रसोई में चोरी छुपे कुछ खा सकती थी, लेकिन बिमला तो उन दोनों को रसोई में घुसने ही नहीं दे रही थी। खैर, सुबह सुबह रसोई में घुसते ही बिमला ने देखा कि सब्जियां गायब हैं। अरे, कल ही तो बाजार से सब्जियां लाई थी, वो सब कहाँ गए? बहू, तुम दोनों ने देखा है क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ, मुझे भी कुछ नहीं पता, वो चूहों ने खाई होगी। बाप रे, कितना बड़ा चूहा था, सारी सब्जी खा गया। ये क्या, बिस्किट का डिब्बा भी खाली है। ये चूहे बिस्किट का डिब्बा भी खोलने लग गए हैं क्या? क्या पता माँ जी, समय के साथ साथ चूहे भी अपग्रेड हो रहे हैं ना। बाप रे, क्या दिन आ गए हैं। ठीक है, अब सब कुछ संभाल कर रखना होगा। बेटा, जरा बाजार होकर आना। बिमला ने दोनों बेटों को बाजार भेज दिया। फिर से रसोई में सब्जियां आ गई। आज भी सीमा सुमन ने ज्यादा खाना नहीं खाया और रात को फिर से सब्जियां खत्म कर डाली। अगले दिन बिमला फिर से हैरान रह गई। ये रोज रात को हो क्या रहा है? रसोई से सब कुछ गायब कैसे हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चूहा माँ जी, चूहा। हाँ, चूहे सब खत्म कर रहे हैं। बेटा, आज ही चूहे मारने की दवाई लाना, घर में चूहे बढ़ गए हैं। रात को बिमला ने चूहे मारने की दवाई बिस्किट में मिलाकर बाहर रख दिया, लेकिन सुबह उठकर देखा तो उन जहरीले बिस्किट के अलावा बाकी सब गायब था। इन चूहों के पास तो दिमाग भी है, क्या स्मार्ट चूहे हैं। बिमला ने रसोई में सब्जियां रखना ही बंद कर दिया। तब सीमा और सुमन मुश्किल में पड़ गई। उनके पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सुमन, कुछ तो इंतजाम करना होगा, बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा। हाँ, सही कहा सीमा, हम ऐसे भूखे तो नहीं रह सकते। आजकल तो रात को भी खाना डिलीवर किया जाता है। दोनों हर रोज खाना मंगवाने लगी और बाहर का खाना खाती रही, और 2 महीने ऐसे ही बीत गए। इन 2 महीनों में सीमा और सुमन मोटी हो गई। बिमला को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। मुझे बस एक बात समझाओ, तुम दोनों खाती तो हो नहीं ज्यादा, 2 रोटी और 1 कटोरी चावल से पेट भर जाता है तुम दोनों का, फिर 2 महीने में ये कैसे हो गया? पता नहीं माँ, हमें भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाहर का खाना हर रोज खाने की वजह से दोनों के पेट में भी गड़बड़ी होने लगी। पेट में हमेशा गैस होने लगी और वो दोनों हमेशा घर के इधर उधर गैस छोड़ने लगी। पूरे घर में बदबू फैल गई। अरे बाप रे, आसपास कोई जानवर मर गया है क्या? ये बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं माँ जी, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिमला पतली की पतली रह गई और उसकी दोनों बहुएं मोटी होती गई। एक दिन दोनों की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा तेल और मसाले खाने की वजह से हुआ है ऐसा। लेकिन मैं तो खाने में ज्यादा तेल डालती ही नहीं हूँ। वो मुझे क्या पता, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। अब जाकर बिमला को शक हुआ। उसने उस दिन रसोई में फिर से सब्जियां रख दी। रात को सीमा और सुमन रसोई में गई और खाने लगी, और तभी वहां बिमला आ गई। अच्छा, तो तुम हो वो दोनों चूहे। बिमला को देखकर दोनों रो पड़ी। माफ कर दीजिए मुझे। हाँ माँ जी, मुझे भी, हमसे गलती हो गई। लेकिन तुम दोनों मेरे सामने कम क्यों खाती थी? जितना भूख है उतना ही खाओ। माँ ने मना किया था, अगर आप हमें भुक्कड़ समझती तो। ये बात है बहू, घर का खाना ज्यादा खाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन बाहर का खाओगे तो बीमार पड़ जाओगी। मैं तो तुम दोनों की माँ ही हूँ, मैं कह रही हूँ।
तुम दोनों को जितना खाना है खाओ, लेकिन घर का खाओ। मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी। एक अच्छी सास मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके बाद से दोनों ने कभी बाहर का नहीं खाया। बिमला उन दोनों के लिए घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाती गई और वो दोनों खाती गई। दोनों की तबीयत भी ठीक हो गई और दोनों पतली भी हो गई और सास बहू ऐसे खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। Thanks for watching.